हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वही पीवाईक्यूज़ हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या फिर पेपर सेकंड दे रहे हैं, उन सभी के पीवाईक्यूज़ और जो अभी तक हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी पीवाईक्यूज़ मैं करा रही हूँ आपको इसी चैनल पर। जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग उन्हें बता सकते हैं ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और इससे पहले मैं 10 वीडियोस करा चुकी हूँ सीडीपी की, और आप लोगों की चल रही है ईवीएस की भी। जल्दी आपकी हिंदी की और एसएसटी पेपर 2 की भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये एग्ज़ाम जो था वो हमारा सीटेट 31 सितंबर और आपका 2014 में हुआ था। ये एग्ज़ाम वही क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कह रहे हैं कि किसने सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण जो आईक्यू का था उसका निर्माण किया था। तो किसने किया था निर्माण, हमारा जो आईक्यू का निर्माण किया था किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो था वो अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था, विकसित किया गया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किसे? अल्फ्रेड बिने को क्या जाना जाता है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी क्या किया जाता माना जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जो ये बता रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है। एक शिक्षक यानी कि एक जो टीचर है वो जो क्लासरूम का वर्क है, जो क्लास का कार्य है, क्लासरूम का कार्य है, उसको क्या करता है? एकत्र करता है, यानी कि कलेक्ट करता है और उन्हें पढ़ता है। फिर क्या करता है? उसको रीड करता है। उसके बाद योजना बनाता है। उसके बाद क्या करता है? प्लानिंग करता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। और क्या करता है? अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता, जो भी शिक्षार्थी, जो भी स्टूडेंट की नीड है उनको पूरा करने के लिए क्या करता है? समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है? तो वो जो ऐसा कर रहा है, वो जो शिक्षक जो है वो ऐसा सब काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। क्या कर रहा है? सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। तो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, फिर उसके बाद योजना बनाता है। ये सब जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कहने के कक्ष में जेंडर विभेद, यानी कि कक्षा जो क्लासरूम में उसमें जो लिंग विभेद जो होता है उससे, तो लिंग विभेद क्या है? तो उससे लिंग विभेद से बच्चों को, जैसे कि हम गर्ल्स हैं, यहाँ पे क्या है? गर्ल्स भी हैं और क्या बॉयज़ हैं। तो क्लास में 2 मेल के बच्चे हैं, क्या है? एक गर्ल्स हैं तो और बॉयज़ हैं। तो इसमें अगर हम विभेद करेंगे, जैसे कि गर्ल्स हैं तो उनको गर्ल्स को वरीयता देंगे और बॉयज़ को नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो है शिक्षार्थियों के हसनोमुख प्रयासों व निष्पादन का कारण बन सकता है अगर हम क्या करेंगे? लिंग विभेद करेंगे दोनों बच्चों में। क्योंकि हमें दो बच्चे, अगर आपके पास 10 बच्चे हैं और जिसमें हमारे क्या है, उसमें से 5 बच्चे आपके बॉयज़ हैं और 5 बच्चे गर्ल्स हैं, तो हमें इन दोनों में कोई भी ये नहीं करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए कि ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, बल्कि हमें वो उनको जो है एक स्टूडेंट समझना चाहिए, ना कि उनको गर्ल्स और बॉयज़ समझना चाहिए, बल्कि वो 10 हमारे क्या है? स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्वनि संबंधी जागरूकता, किसने? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि जिसे बोलते हैं आवाज़ बोलते हैं, तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारी जो संबंधित है वो किससे? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करने से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा विवाद है? प्रकृति पोषण जो विवाद है वो किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण जो विवाद है वो हमारा संबंधित है अनुवांशिकी और एवं वातावरण, जो अनुवांशिकी जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं, एवं इन्वायरमेंट जो हमारी, जैसे कि हमारी जो हेरिडिटी है, जैसे कि ये एक हेरिडिटी प्लस जो इन्वायरमेंट है, तो हमारा जो वातावरण है आसपास का उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो हमारे किससे संबंधित है? तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या करें, यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है, यहाँ पे जो प्रकृति शब्द जो है कि प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकता संरचना से संबंधित है। जो प्रकृति शब्द है, ठीक है, तो जो प्रकृति है तो वे किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से संबंधित है, और जो उसे जन्म से ही प्राप्त होता है। तो प्रकृति जो होती है वो जन्म से प्राप्त होता है। अथवा जो पोषण शब्द है, अगर हम पोषण शब्द की बात करें तो हमारा क्या है? पोषण शब्द जो है वातावरण से संबंधित है। तो इसका जो मेल है कि प्रकृति पोषण विवाद जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति हमारा आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी से संबंधित है, और पोषण जो है हमारा किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट
हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव विकास है, जो मानव विकास होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो वो किसका है? तो मानव विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसा है? तो वो मात्रात्मक भी है, ठीक है, और गुणात्मक भी है। जैसे कि जब बच्चे का विकास होता है, बड़ा होता है, तो क्या उसका वेट भी बढ़ता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, उसमें गुण भी आते हैं, क्वालिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो मानव विकास जो है वो क्या है? मानव विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है, और जो मानव विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, व्यक्ति के गर्भ से लेके मृत्यु तक। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा होता है। देखिए, वृद्धि होती है और विकास होता है। वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जो होता है गर्भ से लेके वॉर्म टू टॉम, तो गर्भ से लेके क्या होता है? मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे कि अगर आज आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी मतलब चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर कल चाहें, आपकी एज बढ़ जाएगी लेकिन आप चीज़ों को सीख सकते हैं। भला उसमें सीखने में आप लोग की कमी आ सकती है कि आप लोग उसको धीरे धीरे, अभी मतलब जो टाइम है वो आप लोग जल्दी से सीख सकते हैं। आगे चल के क्या होगा, वही चीज़ें आपको थोड़ा सा देर लगेगी। लेकिन ऐसा तो हो सकता है एज के साथ में चीज़ों को मतलब इंसान कम तरीके सीख सकता है, मतलब हल्के धीमे धीमे सीख सकता है, पर सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है वो हमारे क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये समाजीकरण सोशलाइजेशन की क्या है? हमारी एक निष्क्रिय एजेंसी है। बाकी जो परिवार है, इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब, तो ये सब हमारी समाजीकरण की सक्रिय एजेंसियाँ हैं। क्या जो सक्रिय, तो ये हमारी तीनों क्या है? सक्रिय एजेंसियाँ हैं। और बाकी ये जो एक है सार्वजनिक पुस्तकालय, ये निष्क्रिय एजेंसी है, जहां दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है। तो जहां जो है व्यक्ति जो होता है दूसरे के संप्रेषण के साथ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? परिवार से संप्रेषण करता है, तो वहां पर क्या होता है? दूसरे से मिलकर सामाजिक बनता है, ठीक है। इको क्लब में दूसरों से मिलकर बनेगा, स्वास्थ्य क्लब में वहां पर भी। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय वो क्या? एक निष्क्रिय एजेंसी। वहां पर व्यक्ति जो होता है जाता है तो वो खुद ही चीजों को सीखता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है। कहाँ? परिवार में भी बांटता है, इको क्लब में बांटता है, स्वास्थ्य क्लब में बांटता है। परंतु जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो अधिक संभव नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या है? हमारी एक निष्क्रिय एजेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो किससे संबंधित होता है? संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक है यानी कि हमारे जो बौद्धिक विकास होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में उपलब्ध कराना। जो संज्ञानात्मक विकास होता है एक समृद्ध यानी बड़ा और विविधतापूर्ण वातावरण में क्या कराना चाहिए? बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने की शैली का जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सीखने की शैली, यानी कि सीखने की शैली का एक उदाहरण। तो सीखने की शैली का उदाहरण जो है चाक्षुष जो है वो क्या है? वो सीखने की शैली का उदाहरण है। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो चाक्षुष है तो वो क्या है? एक जिसका अर्थ होता है नेत्रबोध, यानी कि जब हम चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं और आंखों से देख कर समझते हैं तो उसे बोलते हैं नेत्रबोध बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इसे चाक्षुष बोलते हैं। तो इसे नेत्रबोध भी बोला जाता है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। सीखने की शैली जो है वो चाक्षुष शैली, जिसमें हम अपनी आंखों से देखकर चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है। तो बालक इस माध्यम से क्या करता है? किसी चीज़ों को देखकर सीखता है। तो जब देखकर सीखता है तो उसे चाक्षुष जो होते हैं बोध नेत्र भी कहा जाता है। फिर उस व्यवहार का अनुकरण करता है। पहले तो जब उसने आंखों से देखता है फिर अपने आप भी वो उसको अप्लाई करता है, अनुकरण करता है। तो एक बालक सीखने के लिए क्या है? सर्वोत्तम विधि है। तो बच्चा क्या है? अगर सीखने की सर्वोत्तम विधि कहलाई तो देखकर सीखने से वो जल्दी सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबंधित करती हैं। कौन संबंधित करती हैं? तो हमारी क्या है? भावात्मक प्रेरणाएं। कौन सी? जो भावात्मक प्रेरणाएं हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक बल, कौन सा बल हमारा क्या है, एक आंतरिक बल यानी कि इंटरनल बल जो है वो क्या करता है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित यानी कि प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है ताकि हम व्यवहार करें। तो ऐसी प्रतिक्रिया के लिए किसके व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए क्या करता है, बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है। तो वो हमारा क्या है, अभिप्रेरणा। जब आप मोटिवेट होते हैं, जब हम किसी को देख के, कोई डॉक्टर बन गया तो हम क्या करें, हम भी मोटिवेट होते हैं, तो हम उसको देखकर मोटिवेट होते हैं। कोई टीचर बन गया तो हम क्या करें, उसको देख के मोटिवेट होते हैं। तो जो हमारा इंटरनली होता है, इंटरनल, तो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, हमें किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम क्या है, इंटरनली मोटिवेट हैं। तो इसमें जो होता है, जो इंटरनली मोटिवेट होता है, उसमें व्यक्ति का किसी से दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ऐसा कार्य करो। जैसे कि अगर बच्चा इंटरनली मोटिवेट है कि उसे वो बनना है तो वो बनेगा, लेकिन उसे दूसरे कोई कह कर नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग पास हो जाओ, तुम ऐसा कर लो, बल्कि अगर बच्चा चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि अधिगम का मीन्स होता है आपका लर्निंग होता है। तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार यानी कि जो पॉजिटिव टाइप से प्रभावित करता है, तो वो हमारा क्या है, तो पॉजिटिव टाइप से जो प्रभावित करता है वो क्या है, अर्थपूर्ण संबंध है। क्या है हमारा, अर्थपूर्ण संबंध है। तो अर्थपूर्ण संबंध, पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ, अगर आप जैसे कि आप कंप्यूटर सीखे हैं, ठीक है, अब आपके जो है सुपर टैट आ गए या फिर आपका KVS आ गया कोई, तो एग्ज़ाम में आ गया, लेकिन आप पहले से जो था थोड़ा सा वो कंप्यूटर आपको आता है और वो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं, तो क्या है, वो उसमें क्या करेगा, उसमें आपकी सहायता करेगा। तो क्या करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि आप पहले से सीखे हैं। तो पूर्ण ज्ञान जो है, पहले का ज्ञान जो है आपके क्या कर रहा है, आपके वर्तमान में भी आपका साथ दे रहा है। तो इससे जो है क्या करेंगे, आप आसानी से उन चीज़ों को सीख सकेंगे, जिससे जो है हमारे अधिगम पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहने के प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनको जो है जुड़े प्रश्नों से, ऐसे जुड़े प्रश्नों से कि उन पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो किस तरीके के सृजन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्न, कौन से सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें सृजन की प्रवृत्ति होती है। जहाँ छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, सृजन यानी कि सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे, उतनी ही उनकी समझ होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक जैसे कि इमोशनल संवेगात्मक बोलते हैं इमोशनल, तो इमोशनल बुद्धि से संबंधित है। तो इमोशनल बुद्धि से संबंधित है वो कौन है, समानुभूति देना। क्या देना, समानुभूति देना। समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है। कैसे, जैसे कि आप एक स्टूडेंट, तो क्या है, आप बच्चा है, तो आप किसी को आप जैसे कि कोई एक आदमी है, वो बहुत ही गरीब है या कुछ है, तो आप कब उसको जो है अपनी स्थिति, उसकी जगह पे आप खुद को रखकर देख सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। तो आप उसको, तो उसके आपके अंदर क्या होगी, वो समानुभूति कहलाएगी। समानुभूति जैसे कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित क्या है, समानुभूति है। तो समानुभूति मतलब हम दूसरे को, दूसरी की जगह पर खुद को रखकर देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तो ये जो है हमें बताता है, संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहने के गणित से अधिगम निर्योग्यता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने के गणित से अधिगम निर्योग्यता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो किस तरीके से किया जा सकता है, हमारा जो किया जा सकता है वो किसका, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है कि मतलब बच्चे सभी बच्चे 10 बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 बच्चे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी जो 8 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मतलब उनमें कहीं ना कहीं उस बच्चे में जो 2 बच्चे जो हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई कठिनाई आ रही। तो हम क्या करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा क्या करेंगे, उनकी जाँच करेंगे, पहचान करेंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे, उनको उपचारात्मक शिक्षण देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर
देखिए इसमें जो थी वो मैंने इसमें जो आपके लोगों की कराए हैं 15 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आगे आप मैं जो है नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी या फिर अब मैं इसी वीडियोस में करा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है तो कह रहे हैं प्रवाह पूर्णता व्याख्या। क्या प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? एक तो क्या है हमारा प्रवाह पूर्णता है, व्याख्या है, मौलिकता है और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? तो जो संबंधित तत्व है वो हमारा क्या है, जो मतलब माना गया है तो वो तो क्या है, देखिए CBSE ने जो माना है वो प्रतिभा माना है। किस क्या माना? CBSE ने जो माना है, CBSE ने जो माना है वो उसे प्रतिभा माना है। बाकी जो इसका आंसर है तो क्या है, वो हमारा अपसारी चिंतन है। अगर आपका क्या है क्वेश्चन में अपसारी चिंतन आए और प्रतिभा ना आए तो आप अपसारी चिंतन को लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्या है अपसारी चिंतन ना दिया हो तो आप उसको प्रतिभा लगाएंगे। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ जो संबंधित तत्व है वो हमारा क्या है, प्रतिभा है। CBSE के द्वारा प्रतिभा है और आपका पैसे अपसारी चिंतन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो किसके लिए होता है? समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारी क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय, कौन सा ऐसा शब्द है जो प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय ऐसा शब्द जो है वो अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है हमारा जो अभिप्रेरणा के साथ है तो वो आवश्यकता। देखिए जब आपके नीड होगी तभी आप अंदर से मोटिवेट होंगे और तब आप मोटिवेट होंगे तभी जो है वो क्या करेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारा कहने के निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के तृतीय सिद्धांत के का एक रूप तंत्र है, एक रूप है? तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 सिद्धांत दिए थे, 3 तंत्रीय सिद्धांत दिए थे कह रहे हैं और 3 स्तरीय सिद्धांत एक रूप है। कौन सा है? वो हमारा क्या है, व्यवहारिक बुद्धि है। क्या है? हमारा व्यवहारिक बुद्धि है। और इन 3 जो दिए थे वो कौन कौन से दिए थे? एक तो व्यवहारिक बुद्धि दी थी, दूसरी सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि भी दी थी। अगर क्वेश्चन कहीं भी आप लोग नहीं समझ में आया तो कौन सी बुद्धि दी थी? एक व्यवहारिक बुद्धि दी थी जो इसमें दे रखा है, और इसमें दिया था एक सृजनात्मक बुद्धि भी दी थी और इनका क्या है, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो क्या है, 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष तक के जो शिशु हैं जब आँख से सोचते हैं, कान से सोचते हैं व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो वो कौन सी स्टेज में होते हैं? तो वो कौन से स्तर शामिल होता है जिसमें? तो इंद्रिय जनत गामक स्तर होता है। कौन सा होता है? इंद्रिय जनत गामक स्तर होता है, जो हमारा क्या होता है 0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है? 0 से 2 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 है, कहने के वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है विकास के कौन से डेवलपमेंट के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक पहलू की क्या होती है? उपेक्षा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैविक पहलू की क्या होती है? उपेक्षा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा क्या है 22 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि छात्राएं यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, हमारी क्या करती हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तो छात्राएं जो है वो अपनी उम्र की तरह गणित में अच्छी होती हैं क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक जो क्या है, तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, छात्राओं की यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही। तो ये नहीं जरूर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं गणित में जो होते हैं वो बॉयज़ अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही गई कि अपनी उम्र के यानी कि बॉयज़ के साथ ही गर्ल्स की भी गणित क्या होती है वो अच्छी होती है। तो हमें दोनों में क्या करना चाहिए, टीचर को जो है गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? जो ग्रेड है, ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे अलग है? जो ग्रेड दिया जाता है जैसे A है, B है, C है, तो कह रहे हैं कि ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे अलग है? तो ग्रेड जो अंकों से अलग है तो उसके तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध रखता है? तो कैसे संबंध रखता है? तो हमारा जो संबंध रखता है वो कैसा रखता है? विश्लेषणात्मक संबंध रखता है। कैसा? विश्लेषणात्मक संबंध रखता है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं मूल्यांकन की व्यवस्था
व्याख्या की गई। तो ये एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। देखिए, बच्चे की कक्षा में स्थिति क्या है, तो अब बच्चे की कक्षा यानी के जो क्लासरूम है उसमें बच्चे की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, तो हम उसको ग्रेड से दर्शाते हैं। किससे? ग्रेड से दर्शाते हैं। और लेकिन जब हम उसकी परीक्षा लेते हैं तो उसमें क्या दिए जाते हैं? अंक दिए जाते हैं। तो ग्रेड कैसे जो है अंकों से अलग कैसे है? तो क्योंकि ग्रेड से हम बच्चे की स्थिति को जानते हैं, लेकिन जो बच्चे की अंकों से क्या जानते हैं? उसके प्रोग्रेस जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कहने के शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा है, जैसे अनुभव लिखा है, ठीक है, एक शब्द है, तो कह रहे हैं शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में, जो क्रम है तो उनको पढ़ने में क्या होती है? बच्चे को कठिनाई का अनुभव करता है। और अक्सर चक्षु स्मृति का हास्य से संबंधित है, जो किससे? देखने से संबंधित है। चक्षु जो नेत्र बोध से संबंधित है, तो वो कौन सा हमारा जो विकार है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया विकार कहलाएगा। तो डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 है, कह रहे हैं कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। जो रिया क्या है? कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से क्या है? वो सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध पियाजे के किस अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पियाजे के साथ जो है वो जो संबंधित है वो किससे? सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। किससे है? सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन? वे शिक्षक, यानी कि वे टीचर जो हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, कौन सा होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो वे क्या करते हैं? तो वे क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। किसके लिए? जो व्यवस्था है उसके लिए क्या रखते हैं? स्वामित्व की भावना रखते हैं। जो विद्यालय आधारित आंकलन करते हैं के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या, बच्चे जो होते हैं देख कर सीखते हैं, व्यवहार को, बच्चे दूसरों के व्यवहार को देख कर अनुकरण करके सीखते हैं। तो इन्होंने ये यहाँ पे कहने की जो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो हमारा क्या है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग मुख्य तरीका है। बच्चे मॉडलिंग मतलब किसी को देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, अगर वो प्यार को देख रहे हैं तो वो प्यार करने लगेंगे। अगर वो देख रहे हैं कि दूसरा जो है उससे घृणा कर रहे हैं तो उसी को चीज़ को देख के दूसरे चीज़ घृणा करने लगेंगे। तो जो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वो किसी के को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, फिर उसके बाद क्या करता है? सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, कह रहे हैं कि जब बच्चे जो होते हैं एक कॉन्सेप्ट या फिर एक अवधारणा को क्या करते हैं? सीखते हैं। तो जब सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, किसी अवधारणा को सीखते हैं फिर उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद कर देता है। जो अभ्यास क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं तो वो क्या करता है? हमारी त्रुटियों को, जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनको क्या कर देता है? कम करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विचार जो दिया गया था हमारा E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये थॉर्नडाइक द्वारा जो नियम दिया गया था उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। मतलब बार बार कोशिश करने से जो होती हैं त्रुटियाँ जो होती हैं वो हमारी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो सिद्धांत चित्र है डैश के द्वारा नई अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कौन? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। जो निगमनात्मक तर्कणा है उसमें क्या शामिल है? तो निगमनात्मक तर्कणा में जो शामिल है तो वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है? तर्कणा जो है निगमनात्मक तर्कणा में क्या है? शामिल है। इसमें क्या होता है? निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा उसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियमों की सत्यता को
प्रमाणित करता है। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, डिफिनेशन देखी होगी नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो जैसे कि एक पहले बच्चों को क्या दे दी जाती है, एक उन्हें डिफिनेशन बता दी जाती है, उसके बाद क्या दे दिया जाता है, कुछ जो उनके उदाहरण या फिर एग्जाम्पल, जैसे कि राम है, कानपुर है, पेन है, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया। तो यही क्या है, इसमें बता रहे हैं कि पहले बच्चों को कुछ नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है, तर्कना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।